हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बूस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बहुत हमें खुशी हो रही है कि हम जो विद्युत धारा से संबंधित पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी तक हम ये पार्ट 9 में आज है, पार्ट 8 तक, यानी इसके 8 भाग हम बना चुके हैं। और आज जब हम चैनल पे अपना गए तो सभी पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक सभी वीडियोज का व्यूज, वाचिंग आवर सब में ग्रो दिख रहा है, जो कि आप लोगों की ही मेहनत के बदौलत ये हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट और प्यार करते रहिए, ठीक है। और हम जो है आगे आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो लगातार बनाते रहेंगे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। तो बस हमें आपसे ये इतना ही मांग है कि आप लगातार वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि हम मोटिवेट होकर के आपके लिए हर दिन नित्य दिन आपके लिए वीडियो एकदम बेसिक से, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे, एकदम सही लायक समझ में आने लायक चीजें हम आपको बना के देते रहे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं। चलिए, आज हम लोग विद्युत धारा में पार्ट 9 देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पार्ट 8, पार्ट 7, ये सभी वीडियो जो आपके बन रहे हैं, आपके इसमें प्रतिरोध के बारे में ही सभी का चर्चा हो रहा है। और आज भी देख भी रहे होंगे प्रतिरोधक है। तो प्रतिरोधक क्या होता है, ये हम पार्ट 7 में ही इसकी चर्चा कर चुके हैं। जो भी भैया दीदी लोग, जो भी भाई लोग नहीं देखे पार्ट 7 देखे, उसमें प्रतिरोधक मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे तो प्रतिरोध आपको ओम के नियम वाले वीडियो से ही देखना है, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, तो प्रतिरोधक को आप लोग ध्यान से देखें, प्रतिरोधकों का सम्मोहन यहाँ पे लिया गया है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रतिरोधकों का सम्मोहन किसे कहते हैं। तो पहले ये सब छोड़िए, हम प्रैक्टिकल में चीजें समझते हैं। प्रतिरोध एक गुण है और प्रतिरोधक क्या है, पदार्थ है। या ऐसा बोल सकते हैं कि प्रतिरोधक एक पदार्थ होता है और प्रतिरोध उस पदार्थ का गुण होता है। ध्यान से समझेंगे कि कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं। आपको लिखाया गया होगा, उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को प्रतिरोधक कहते हैं। जिन पदार्थों का प्रतिरोध उच्च होता है, बहुत अधिक नहीं, नहीं तो वो विद्युत रोधी हो जाएगा। आप लोग पढ़े कंटिन्यू तो आप लोग नोट्स में लिखे होंगे। और हाँ, कलम कॉपी के बगैर तो आप लोग बैठ ही नहीं सकते हैं, और स्केल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे फिगर भी इस वीडियो में आपको बनाने पड़ेंगे। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को प्रतिरोधक कहते हैं। अब प्रैक्टिकल में समझिएगा दोस्तों, घरों में विद्युत परिपथ होता है। हमारे यहाँ तो ट्यूबलाइट वगैरह जल रहा है, पंखा चल रहा है, ठीक है, बल्ब जल रहा है। तो ध्यान से देखिए, घरों में जो विद्युत परिपथ होते हैं उसमें जो पंखे लगे होते हैं, या आपका ट्यूबलाइट लगा होता है, बल्ब लगा होता है, या अन्य कोई उपकरण होता है, ये सब प्रतिरोधक की श्रेणी में आएंगे। प्रतिरोधक की श्रेणी में आएंगे क्योंकि इन सब का अपना खुद का भी प्रतिरोध होता है। ठीक है, चालक तार में भी प्रतिरोध होता है, तांबे का तार हो, चांदी का तार हो, सब में प्रतिरोध होता है। लेकिन इन सब का प्रतिरोध कम होता है, किसी का ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो घरों में विद्युत उपकरण उपयोग किए जाते हैं, एक ही साथ बहुत सारे उपकरण लगा दिए जाते हैं कि भाई पंखा भी चल रहा है, ट्यूबलाइट भी जल रहा है, टीवी भी चल रही है, ठीक है, और अन्य उपकरण भी चल रहे हैं। तो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, प्रतिरोधक वहां पे। और इन सब का एक ग्रुप हो गया, तो वही हो गया क्या, प्रतिरोधकों का सम्मोहन। इन सब को एक ग्रुप में ले लीजिएगा तो क्या कहलाएगा, प्रतिरोधकों का सम्मोहन। ठीक है, एक तार आप एकदम लंबा खींच लो, एक ही तार में बल्ब भी जला रहे हो, ट्यूबलाइट भी जला रहे हो, या उसी से पंखा भी चला रहे हो, उसी से टीवी सीडी ये सब चला रहे हो, तो सभी के सभी क्या हो गए, प्रतिरोधकों का सम्मोहन हो गए। कि भाई एक ही परिपथ में बहुत सारे उपकरण क्या कर दिए गए हैं, समूह में लगा दिए गए हैं। और हमारे घरों में तो ऐसा ही होता है, हम लोगों के घरों में, ठीक है, कि बहुत सारे उपकरण विद्युत परिपथ में लगे होते हैं। तो परिभाषा अब देखिए, अब आपको परिभाषा देखने की भी जरूरत नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, जब किसी विद्युत परिपथ में, ध्यान देंगे दोस्तों, जब किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत परिपथ भी लिखाया गया है, जब किसी विद्युत परिपथ में एक साथ, फोकस कीजिए, एक साथ कई प्रतिरोधक लगे होते हैं। फिर समझिएगा, किताबी भाषा वाले प्रतिरोधक है, लेकिन प्रैक्टिकल में
प्रतिरोधक का मतलब ट्यूबलाइट भी है, बल्ब भी है, पंखा भी है, टीवी, सीडी, जितने भी उपकरण है सब प्रतिरोधक के ही श्रेणी में आएंगे, क्योंकि ये सब का प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, जब किसी विद्युत परिपथ में एक साथ कई प्रतिरोधक लगे होते हैं तो उसे प्रतिरोधकों का सम्मोहन कहते हैं। नाम से ही हम पता लग रहा है, सम्मोहन का मतलब क्या हो गया, बहुत सारी चीजें एक साथ उपस्थित होना, जिसको आप लोग ग्रुपिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रुपिंग कहते हैं। तो जब किसी विद्युत परिपथ में एक साथ कई प्रतिरोधक लगे होते हो तो उसको प्रतिरोधकों का सम्मोहन कहते हैं। परिभाषा बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, परिभाषा में कोई दम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में इससे नहीं बनेगा, 1 2 आप देख रहे हो ना, इससे बनता है, वो भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी बनता है, 2 मार्क्स का भी बनता है और 5 मार्क्स का भी बनेगा। और आज के वीडियो में आपका ये सभी के बारे में हम वर्णन करेंगे। आगे देखिए दोस्तों, बोलता है कि चलो भाई, किसी परिपथ में जब एक साथ कई विद्युत परिपथ प्रतिरोधक लगे होते हैं तो उसको प्रतिरोधकों का सम्मोहन कहते हैं। लेकिन आगे ये बोला कि प्रतिरोधकों का सम्मोहन कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रतिरोधकों का सम्मोहन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, आराम से पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। प्रतिरोधकों का सम्मोहन 2 प्रकार का होता है। अब पहला क्या है, तो प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम सम्मोहन। ध्यान से देखिए, श्रेणी क्रम सम्मोहन आपको हम एक एक चीज बताएंगे, धैर्य से देखिएगा। देखिए दोस्तों, पहले आप इस पॉइंट पे फोकस कीजिए। ठीक है, इस पॉइंट पे फोकस कीजिए, यहाँ पे क्या है, प्रतिरोधकों का संकेत है, प्रतिरोधक का संकेत है। अब हमें पढ़ाई के क्षेत्र में ना, किताबी भाषा में जब हमारे क्वेश्चन में आएगा कि बल्ब लगा गया है उसका प्रतिरोध कितना, कुछ ना कुछ दिया रहेगा, पंखा है उसका प्रतिरोध कुछ ना कुछ दिया रहेगा, विद्युत ट्यूबलाइट दिया रहेगा उसका प्रतिरोध कुछ ना कुछ दिया रहेगा, तो हमें अपने क्वेश्चन में विद्युत बल्ब थोड़ी बनाना है, पंखा थोड़ी दिखाना है, टीवी थोड़ी बनाना, नहीं, इस संकेत का उपयोग किया जाएगा। ये प्रतिरोधक का संकेत है और हर प्रतिरोधक का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोध को तो आपको पता है ही, प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। ठीक है, ये प्रतिरोधक का संकेत है। ध्यान से देखिए, प्रतिरोधक का क्या दोस्तों, संकेत है। धैर्य रखिए, हम अभी आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो भाई साहब, प्रतिरोधकों का सम्मोहन कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखिए, प्रतिरोधकों का सम्मोहन 2 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम सम्मोहन और दूसरा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम सम्मोहन। ध्यान से देखिए, श्रेणी क्रम सम्मोहन और दूसरा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम सम्मोहन। अब ध्यान से देखिए, हम इन दोनों का फिगर आपके सामने बनाने जा रहे हैं, अलग से भी परिभाषित किया जाएगा, क्वेश्चन आपका आएगा प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम सम्मोहन किसे कहते हैं। फिर आगे आएगा प्रतिरोधकों का समांतर क्रम सम्मोहन या पार्श्व क्रम किसे बोलते हैं, समांतर क्रम बोलिए या पार्श्व क्रम सम्मोहन किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और तो और श्रेणी क्रम सम्मोहन बोलेगा, समांतर क्रम सम्मोहन बोलेगा, तो कुल मिला के प्रतिरोध का मान कितना निकलेगा, इसका फॉर्मूला भी आपको निकाल करके साबित करके दिखाया जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम सम्मोहन में क्या होगा, मान लीजिए हम 3 प्रतिरोधक लेते हैं, देखिएगा सभी बोर्ड पर और कॉपी कलम निकाल के बैठ के पढ़िएगा। ठीक है, स्केल वगैरह लेकर पढ़िएगा। हम एक प्रतिरोधक ऐसे लगा दिए, ये अभी आपका एक प्रतिरोधक हुआ। ठीक है, फिर यहाँ के बाद फिर से हम स्टार्ट कर देंगे, दूसरा प्रतिरोधक है दोस्तों। ठीक है, 2 प्रतिरोधक हुआ, फिर हम एक और प्रतिरोधक लगा दिए। आप लोग आंखों के सामने देखिए, वीडियो अगर ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपका 3 प्रतिरोधक लगा हुआ है, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। अगर इनके प्रतिरोध को दर्शाने की बारी आएगी तो इसके प्रतिरोध को R1, इसके प्रतिरोध को R2 और इसके प्रतिरोध को R3 से दर्शाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम सम्मोहन में क्या देख रहे हैं कि पहला प्रतिरोधक जो है दूसरे प्रतिरोधक से, दूसरा प्रतिरोधक तीसरे प्रतिरोधक से आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, एक चैन की तरह जुड़ा हुआ है। आप लोग सिक्कड़ देखे होंगे ना, सिक्कड़ या सिकड़ी जो भी होता है वो क्या होता है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, इस तरह से जुड़ा होता है। अब बात है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम सम्मोहन कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए, धैर्य पूर्वक देखिए। हम एक प्रतिरोधक यहां बना लिए, ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों, दूसरा प्रतिरोधक यहां बना लिए
आप लोग समांतर रेखाओं के बारे में जानते होंगे तो बेहतरीन तरीके से समझ जाइएगा। यहां पे भी हम देखिए 3 प्रतिरोधक लिए गए, लेकिन क्या आपको इस तरह के क्रम में दिख रहा है क्या कि एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा? नहीं, यहाँ पे तीनों अभी अधूरा है, पूरा करेंगे। ठीक है, तीनों आपस में कैसे है? समांतर रेखाओं में है। रेखाएं क्या समांतर होती है ना, उस क्रम में। तो इसको आप बोलेगा समांतर क्रम समूह। अब इसको एक दूसरे से ज्वाइंट कैसे किया जाएगा? तो ध्यान से देखिए सभी लोग, ध्यान से देखिएगा। इसको यहाँ पे मिला देंगे, इसको यहाँ पे मिला देंगे, फिर तार इधर खींचा गया। उसी प्रकार इसको भी यहाँ पे मिला दिया जाएगा, इसको भी यहाँ पे मिला दिया जाएगा, एक तार खींच लिया जाएगा। ये हुआ आपका प्रतिरोधकों का समांतर क्रम समूहन का डिजाइन, और यह हुआ प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन का डिजाइन। जब समांतर क्रम समूहन में आएंगे तो इसमें पहला प्रतिरोधक का प्रतिरोध R1, दूसरे का R2 और तीसरे का R3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए सो दोस्तों, श्रेणी क्रम समूहन का डिजाइन ये है और समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन का डिजाइन ये है। प्रतिरोधक का संकेत ये है और प्रतिरोधक के प्रतिरोध को तो हम R से सूचित करते हैं। अब हम आगे की ओर देखते हैं, इसको परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, प्रतिरोधकों के यानी क्वेश्चन आप लोगों के सामने अगले फेज में आने वाला है। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं? फिर आगे क्वेश्चन उसी में आया कि समतुल्य प्रतिरोधक का मान कैसे निकाला जाएगा। समतुल्य प्रतिरोधक का मान का मतलब हो गया कि इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध रहेगा, इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, तो तीनों को मिला के कुल मिला के कितना होगा, इसके लिए आपके सामने एक फॉर्मूला आएगा। उसी प्रकार आगे आपको देखने को मिलेगा प्रतिरोधकों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन किसे कहते हैं। फिर आपका इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध रहेगा, इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, फिर तीनों को मिलाकर कुल मिला के कितना होगा ये निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला आएगा। अब आप लोग सोचिए एक चीज और, आगे बढ़ने से पहले, हमारे घरों में जो विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब लगे होते हैं, पंखा लगे होते हैं, ट्यूबलाइट लगे होते हैं, टीवी सीडी कुछ भी मशीन वगैरह कूलर वगैरह लगे होते हैं, आप लोग सोच के बताओ कि श्रेणी क्रम में लगे होते हैं कि समांतर क्रम में लगे होते हैं? ध्यान से ये सोचने वाली बात है। देखिए पहले विशेषता को समझिए। अगर जो घरों में विद्युत परिपथ में उपकरण श्रेणी क्रम में लगे रहेंगे, मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा है, यहाँ पे आपका बल्ब लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे आपका बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे आपका पंखा लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आपका पंखा लगा हुआ है, यहाँ पे आपका टीवी लगा हुआ है, तो एक ही तार में सब कनेक्टेड है। अगर ऐसी अवस्था अगर जो होगी तो मान लीजिए हमें जब पंखा को बंद करना पड़ेगा तो इसका जो प्लग या स्विच रहेगा वहां से जब हम लाइन काटेंगे पंखा के लिए कि भाई जब हमको पंखा बंद करना है, तो आप जैसे ही स्विच ऑफ कीजिएगा ना तो पंखा के साथ साथ बल्ब और टीवी सब बंद हो जाएगा। श्रेणी क्रम का खासियत है कि एक उपकरण को बंद कीजिएगा तो सभी के सभी में लाइन कट जाएंगे। क्या हमारे घरों में ऐसा होता है कि पंखा बंद करते हैं तो टीवी सीडी जितना होता है सब बंद हो जाता है? नहीं, हमारे घरों में उपकरण ऐसे होते हैं कि पंखा बंद करना है तो पंखा वाला स्विच दबाओ, बाकी सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ट्यूबलाइट बंद करना है, ट्यूबलाइट का स्विच दबाओ, बल्ब बंद करना है, बल्ब का स्विच दबाओ। तो ऐसा कहां पे होगा? तो यहाँ पे होगा। देखिए ये जो दिख रहा है ये सभी के सभी मेन तार से कनेक्टेड होते हैं और इनका जो होता है अलग अलग स्विच होता है। इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। ठीक है, जो बोर्ड लगा होता है ना घरों में दोस्तों, स्विच वाला बोर्ड जो लगा होता है, एक ही बोर्ड में बहुत सारे स्विच होते हैं, ठीक है, वो इसी क्रम में लगे होते हैं। आपको मान लीजिए यहाँ पे आपका पंखा लगा हुआ है, यहाँ पे आपका पंखा लगा हुआ है, यहाँ पे आपका बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ट्यूबलाइट लगा हुआ है। कौन लाइट दोस्तों? मान लीजिए ट्यूबलाइट लगा हुआ है। तो आपको अगर जो पंखा बंद करना है तो इसका स्विच जिससे गया होगा आप उसको बंद करोगे, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्ब और ट्यूबलाइट जलता रहेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं पंखा चलने दे तो उसका बल्ब उसका स्विच हम ऑफ नहीं करेंगे, बल्ब का बंद करना चाहते हैं तो बल्ब का स्विच ऑफ करेंगे, बाकी पंखा ट्यूबलाइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा हमारे घरों में जो विद्युत परिपथ होते हैं उसमें उपकरण समांतर क्रम समूहन या पार्श्व क्रम समूहन में लगे होते हैं, जिसके कारण हम बल्ब को बंद करेंगे तो केवल बल्ब बंद होगा, पंखा बंद नहीं हो पाएगा।
ट्यूबलाइट को बंद करेंगे, ट्यूबलाइट बंद होगा, टीवी वगैरह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो चलते रहेगा, वो बंद नहीं होगा। लेकिन अगर उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो एक को बंद कीजिएगा तो बाकी सबसे लाइन कट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सजावटी जो बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं, एक ही तार में बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं, एक ही तार में क्या लगे होते हैं, बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं, तो वो श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। क्योंकि स्विच ऑफ कीजिएगा तो सारे के सारे बल्ब स्विच ऑफ करने के बाद कट जाते हैं। या फिर कहीं पर शादी उदी वगैरह जो होता है, जो पंडाल उंडाल बना होता है, उसमें बहुत सारे ट्यूबलाइट वगैरह मरकरी वगैरह लगाए जाते हैं, तो उन सब ट्यूबलाइट का स्विच अलग अलग थोड़ी होता है, एक ही तार में सभी ट्यूबलाइट लगा दिए जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि भाई लाइन काटना है, सवेरा हो गया, सुबह हो गया, धूप निकल आया, तो लाइन जब काटिएगा तो एक कनेक्शन काटिए, सबका सब ट्यूबलाइट एक ही बार में बंद हो जाता है, तो वहां पे श्रेणी क्रम होता है। लेकिन घरों में जो हमारे विद्युत परिपथ लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं, क्योंकि एक उपकरण को बंद करें तो दूसरे उपकरण बंद नहीं हो। ठीक है, दूसरे उपकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि घरों में विद्युत परिपथ में उपकरण जो है समांतर क्रम में लगे होते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में सजावटी बल्ब या ट्यूबलाइट जो शादी ब्याह में यूज किया जाता है वो श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संबंध किसे कहते हैं, इसके समतुल्य प्रतिरोधक का व्यंजक क्या होता है। आइए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन मेरा तैयार है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संबंध किसे कहते हैं, यहां तक आपका हो गया क्वेश्चन। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संबंध किसे कहते हैं परिभाषित करना, हालांकि परिभाषा सामने लिखा हुआ है, डिजाइन भी पुनः बनाया हुआ है समझाने के लिए। ठीक है, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संबंध किसे कहते हैं, इसके समतुल्य प्रतिरोधक का व्यंजक प्राप्त करें। अब ये समझने वाला पॉइंट है भाई साहब, समतुल्य प्रतिरोधक किसे कहेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। एक ऐसा प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधकों के बराबर हो जाए। एक ऐसा प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध परिपथ में लगे, तीन प्रतिरोधक लगा रहे हैं, मेरे पास तीन प्रतिरोधक लगा हुआ है, चार प्रतिरोधक, पांच प्रतिरोधक, जितना भी है सबका प्रतिरोधक एक तरफ और समतुल्य प्रतिरोधक का एक तरफ प्रतिरोध आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि समतुल्य प्रतिरोधक एक ऐसा होता है जिसके प्रतिरोध का मान, ध्यान से सुनिए, समतुल्य प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, फिर से बोल रहे हैं, समतुल्य प्रतिरोधक एक ऐसा होता है जो अकेले रहेगा लेकिन बाकी सबके बदले एगो वो काम कर दे। यानी कि सबके बदले एक जो आएगा उसका प्रतिरोधक का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे पहला प्रतिरोधक है, इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। ठीक है, तो तीनों मिलके कितना प्रतिरोध आएगा, तो उन तीनों के बदले जो एक प्रतिरोधक लगा सकते हैं वहां पे, मान लीजिए 10 ओम है, 12 ओम है, 15 ओम है, सबको मिला करके कुल मिला के कितना प्रतिरोधक आएगा, तो जो सबको मिलाने के बाद मिलेगा वही अपना क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोधक होगा, सबके बदले एक प्रतिरोधक का मान। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला देखेंगे और भी चीजें क्लियर होगी। तो ठीक है, पहले तो हम देखेंगे परिभाषा क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, व्यंजक निकलेगा, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा, धैर्य रख कर पढ़िए, बकाइए नहीं। हो सकता है ये कथन समझ में ना आया हो जो हम बात आपको समझाएं, तो ध्यान से देखिए, आपको धीरे धीरे सभी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, देखिए क्या कहता है, देखिए प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम समूह हम यहाँ पे दिखा रखे हैं। मेरे पास कितना प्रतिरोधक है, तीन प्रतिरोधक है। पहला ए बी हुआ, दूसरा बी सी हुआ, तीसरा दोस्तों सी डी हुआ। तीन प्रतिरोधक मेरे किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, लेकिन इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पहला प्रतिरोधक ए बी जो है, इसका पहला सिरा ए हुआ, दूसरा सिरा बी हुआ। ठीक है, लेकिन दूसरा प्रतिरोधक जो बीसी है, इसका पहला सिरा, ध्यान से समझिए, इसका पहला सिरा ए है और दूसरा सिरा इसका सी है। तीसरा प्रतिरोधक जो है, इसका पहला सिरा सी है और दूसरा सिरा डी है। ध्यान समझिएगा, पहला प्रतिरोधक का पहला सिरा तो भाई साहब ए है और दूसरा सिरा आपका बी है। ठीक है, पहला प्रतिरोधक का दूसरा सिरा जो है ना,
दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस बिंदु बी पर क्या हो रहा है, इस प्रतिरोधक का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोधक का पहला सिरा जुड़ रहा है। और बिंदु सी पर क्या हो रहा है, ये दूसरे प्रतिरोधक का पहला सिरा तो बी हो गया, दूसरा सिरा सी है और तीसरे प्रतिरोधक का पहला सिरा सी है। ध्यान से सुनेंगे, क्या है यहाँ पे, पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, हाथ का इशारा भी समझिए, पहला सिरा इधर, दूसरा सिरा इधर, पहला प्रतिरोधक के लिए। दूसरा प्रतिरोधक के लिए हाथ का इशारा समझिए, दूसरा प्रतिरोधक के लिए पहला सिरा बी, दूसरा सिरा सी। तीसरे प्रतिरोधक के लिए पहला सिरा सी और दूसरा सिरा डी। आगे भी अन्य प्रतिरोधक भी जोड़ सकते थे। क्या हो रहा है, पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ध्यान से हाथों के इशारे को समझिए, दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है और आगे भी अन्य प्रतिरोधक इस तरह से आप कड़ी से कड़ी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे भी इसी तरह जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार के समूहन को प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। अब परिभाषा देखिए, सामने आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, परिभाषा को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या बोला गया है, जब पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, ध्यान से देखिए, जो अभी हम समझा रहे तो वही है, पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, ठीक है, दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोधक ये है, उसका पहला सिरा यही तो है। ठीक है, आगे समझिए, कॉमा लगा हुआ है, फिर इसके बारे में क्या बोला गया, दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा। ध्यान से देखिए, दूसरे अंडरलाइन हम जहां तक कर रहे हैं वहां पे फोकस कीजिए, दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा। भाई साहब, ये दूसरा प्रतिरोधक है, इसका दूसरा सिरा सी होगा, बी नहीं होगा, दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा। ठीक है, तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, तीसरा प्रतिरोधक ये है, इसका पहला सिरा ये हो गया, दूसरा प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, तथा आगे भी अन्य प्रतिरोधक, यानी आगे भी जो प्रतिरोधक आएंगे वो किससे जुड़ेंगे, तो तीसरे प्रतिरोधक के दूसरे सिरे से आगे जाके क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो प्रतिरोधकों के इस आगे भी अन्य प्रतिरोधक इसी क्रम में जुड़े रहते हैं, तो इसे प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। फिर से समझिए दोस्तों, परिभाषा एक बार समझ लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से सुनिए, जब पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, फिर कॉमा दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, और आगे भी अन्य प्रतिरोधक इसी क्रम में जुड़े रहते हैं, तो इसे प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। फिर से एक बात दीजिए, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जब पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, हाथ का इशारा समझिए, दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, कॉमा कॉमा का चिन्ह लगाइएगा, दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, हाथ का इशारा भी देखते जाइए, तीसरे प्रतिरोधक में हम जा चुके हैं, तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से तथा आगे भी अन्य प्रतिरोधक इसी क्रम में जुड़े रहते हैं, जैसे प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अगर जो इतना तक पहुंचे होंगे, परिभाषा धैर्य रखकर सुने होंगे, एक बार ने, दो बार ने, तीन बार हम बोल चुके हैं, ध्यान से आप लोग भी दिमाग लगाए होंगे तो आराम से परिभाषा आप लोग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन का परिभाषा हुआ। ठीक है, किसे कहते हैं, ये प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन का परिभाषा हो गया। अब आगे बोला गया समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। तो देखिए दोस्तों, वो काम करेंगे, अभी उसके लिए अलग से ही आप डिजाइन मत बनाना। ठीक है, इसके लिए हम स्पेशल डिजाइन अभी बनाएंगे अगले स्लॉट में। ठीक है, ये तो केवल समझाने के लिए डिजाइन नहीं है। ठीक है, व्यंजक प्राप्त करेंगे ना, तो उसके लिए हमें डिजाइन बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। यहां लिखने के बाद इस लाइन को ध्यान रखना, लिखना बहुत जरूरी है। इसको नहीं लिखिएगा तो अधूरी जानकारी है। क्या लिखी गई है, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन में, ध्यान दीजिए, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन में प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा समान होता है। प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा समान होता है।
लेकिन उनके सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। प्रत्येक प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा समान होता है, यानी करंट इससे जाएगा तो इससे भी आई करंट जाएगा। ध्यान से समझिए इसका मतलब, इससे करंट आई जाएगा, इससे भी करंट आई जाएगा, इससे भी करंट आई जाएगा, सबसे आई आई ही जाएगा, लेकिन इनके सिरों के बीच का विभवांतर अलग होगा। याद करिए विभवांतर किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच के अंतर को, दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यहाँ पे पहला बिंदु, यहाँ पे दूसरा बिंदु, यहाँ ए पर भी विभव होगा, बी पर भी विभव होगा, इसका विभवांतर निकालिएगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, इसका विभवांतर V1 हो गया। अब दूसरे के लिए निकालिएगा तो इसका पहला बिंदु यहाँ पर भी विभव होगा, यहाँ पर भी विभव होगा, इसका भी विभव का अंतर कीजिएगा तो विभवांतर निकलेगा, इसका V2 से लिखिएगा, ठीक है। इसका विभवांतर निकालिएगा तो इसका C हो गया, इसका D हो गया, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग विभव होगा, विभवांतर निकालिएगा तो V3 हो जाएगा। हो क्या रहा है, तीनों प्रतिरोधकों से प्रवाहित धारा आई आई समान रहेगा, लेकिन सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग रहेगा। इसके रीजन क्या है, क्योंकि तीनों प्रतिरोधक का सिरा अलग अलग है। पहले प्रतिरोधक का सिरा ए बी हो गया, लेकिन दूसरे वाला क्या ए और बी ही है क्या, नहीं, बी और सी है। तो भाई साहब सिरा वाला बिंदु बदल गया, तो भाई बी पर विभव अलग होगा, सी पर विभव अलग होगा, क्योंकि याद करिए विभव किसे कहते हैं, तो एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में क्या है कार्य, विभव कहलाता है। और विभव का मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है। यहाँ पर विभव अलग होगा, यहाँ पर विभव अलग होगा तो विभवांतर V1, यहाँ पर विभव अलग होगा, यहाँ पर विभव अलग होगा तो विभवांतर निकालिएगा तो यहाँ पे अलग होगा तो V2 हो गया। V1 यहाँ पे विभवांतर अलग, D पर अलग, तो यहाँ पे विभवांतर को V3 से सूचित कर दिए। अलग अलग बिंदुओं पर विभव अलग होता है, जिसके कारण विभवांतर भी क्या हो गया, श्रेणी क्रम समूहन में अलग अलग होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो नहीं आगे क्वेश्चन हमारा प्रूफ होगा, यानी व्यंजक प्राप्त नहीं कर पाइएगा। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं, समतुल्य प्रतिरोधक का व्यंजक प्राप्त करें। तो प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन का परिभाषा हो गया, साथ ही साथ आपको इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन में प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा समान होता है, लेकिन उनके सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बगैर तो हमारा जो व्यंजक है वो निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब हम लोग आगे चलते हैं व्यंजक को निकालने के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग व्यंजक निकालने के लिए छोटा सा एक व्यवस्था किए हुए हैं, हालांकि ये फिगर अभी पूरा नहीं है, हम जानबूझ के इतना ही फिगर अभी बनाए हैं ताकि आप लोगों को हम बनाते जाएं तो आप लोगों को समझने में आसानी होगा और आप भी उसको बनाइएगा। देखिए हमें यहाँ पे 3 प्रतिरोधक लिए गए हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इसके यहाँ पर और यहाँ पर हमने क्या किया, इसके बैटरी से जोड़ दिया, जिससे करंट दी जाएगी, इससे करंट जाएगा। अब ध्यान समझिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या बोला गया था थ्योरी में कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा समान होता है, लेकिन उनके सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। ध्यान से देखिएगा, बैटरी ये आपका स्विच है, स्विच जैसे ही ऑन कीजिएगा तो चालक तार से क्या प्रवाहित होने लग जाएगी, विद्युत धारा। विद्युत धारा का दिशा धन ध्रुव से निकलती है और वापस ऋण ध्रुव में प्रवेश करती है, ऐसा होता है। तो तीर का निशान लगा के आई लगा दीजिएगा, मतलब ये विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर भी शो कर दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ शो मत कीजिएगा, नहीं तो फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पर फिर शो कर दीजिएगा कि घूम के भाई फिर से यहाँ पर शो कर दीजिएगा, तीर का निशान रिटर्न ऋण ध्रुव में प्रवेश किया, ठीक है। तो विद्युत धारा आई आई ही सब जगह, विद्युत धारा का संकेत आई ही होता है, लेकिन थ्योरी में क्या कहा गया है, इनके सिरों का बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्यों अलग अलग होता है आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो भाई साहब पहला वाला अगर जो देखोगे तो ए और बी का विभव अलग होगा तो विभवांतर निकालिएगा तो अलग मिलेगा, इसका विभवांतर निकालेगा तो यहाँ पे अलग होगा, क्योंकि बिंदु बी और सी बदल गया ना, पहले था बिंदु ए और बी, लेकिन अब बी और सी हो गया, बिंदु बदल जाने से विभव भी बदल जाएगा, विभव बदल जाने से विभवांतर बदल जाएगा। अब सी और डी तो अलग फिर से बिंदु हो गया, तो विभवांतर भी सबका अलग अलग होगा। मान लीजिए जो ए से बी बिंदुओं के बीच प्रतिरोधक जोड़ा गया है, इसका विभवांतर V1 है। बी से सी तक जो जोड़ा गया है इसका विभवांतर V2 है।
सी से डी तक जो जोड़ा गया इसका विभवांतर V3 है। विभव और विभवांतर दोनों को V से ही सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग दर्शाना है, इसलिए V1 V2 और V3 का यूज कर रहे हैं। अच्छा आइए, पहला प्रतिरोधक AB के बीच जोड़ा गया तो इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी तो होगा, तो प्रतिरोध को R से दर्शाया जाता है, इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो अलग अलग दर्शाने के लिए इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2 और इसका प्रतिरोध R3, ये आपका पूरा फिगर अब हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पे व्यंजक प्राप्त करने के लिए ऐसे डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा, हमें कुछ भाषा भी लिखना पड़ेगा और कुछ जो है नियम भी लगाने पड़ेंगे, तो ध्यान पूर्वक पूरा देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए, वीडियो बढ़िया बन रहा है, साफ बस देखिएगा। क्या लिखेंगे? माना की। क्या लिखेंगे दोस्तों? माना की। ठीक है, माना की ए बी बी सी तथा सी डी, माना कि ए बी कॉमा बी सी तथा सी डी, ध्यान से देखिए, ए बी पहला, बी सी दूसरा तथा सी डी तीसरा क्या है? प्रतिरोधक है। माना ए बी बी सी तथा सी डी तीन प्रतिरोधक, आप चार भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो दोस्तों? चार भी लगा सकते हो। तीन प्रतिरोधक किस क्रम में लगे हुए हैं उसको लिख दीजिए, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ध्यान से देखिए, लगे हुए हैं, किस क्रम में लगे हुए हैं दोस्तों? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। कितना लिखाया? जिनका प्रतिरोध क्रमशः, प्रतिरोध का चर्चा कर देना है, जिनका प्रतिरोध क्रमशः, ध्यान से देखिए, जिनका प्रतिरोध क्रमशः क्या क्या है, तो क्रमशः का मतलब क्रम से हो गया। पहले ए बी के बारे में बोलेंगे तो ए बी का प्रतिरोध R1 है, जिनका प्रतिरोध क्रमशः R1, कॉमा फिर BC के बारे में बोलेगा प्रतिरोध R2 तथा लास्ट में CD के बारे में बोलिएगा जिसका प्रतिरोध हमने क्या माना हुआ R3 है। आगे देखिए, और किसका चर्चा करना है? इनके सिरों के बीच का विभवांतर का भी चर्चा कर दीजिए। इनके, ध्यान से देखिए, इनके मतलब किनके? इन तीनों प्रतिरोधक के, इनके सिरों के बीच का विभवांतर, इनके सिरों के बीच का विभवांतर, इनके सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः, ध्यान से देखिए दोस्तों, इनके सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः यहां भी लगाइएगा, यानी कि क्रमशः हम बताने जा रहे हैं। ए बी का विभवांतर V1, कॉमा BC का विभवांतर V2 तथा लास्ट में हो गया आपका V3 है। चलिए, प्रतिरोध का R1, R2, R3 चर्चा हो गया, विभवांतर अलग अलग है उसका भी चर्चा हो गया, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, क्या? प्रवाहित धारा का भी चर्चा नहीं किया है तो उसको भी कर देते हैं। प्रत्येक प्रतिरोधक से, प्रत्येक प्रतिरोधक से, ध्यान से देखिए, प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा क्या है? आई है, प्रवाहित धारा आई है। चलिए, अब इतना हो गया हमारा फिगर के बारे में व्याख्या। आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठे हुए हैं, पूरा लिखते जाइएगा। ठीक है, अभी पहले देख लीजिए, फिर वीडियो तो है, पीछे जा जाके लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए, फिगर में कौन क्या है इसके बारे में यहां तक वर्णन है, फिर से देखिए। माना कि ए बी बी सी तथा सी डी तीन प्रतिरोधक आपके श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, जिनके प्रतिरोध क्रम R1, R2 तथा R3 है। इनके सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है। चर्चा हो गया सबका। प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा क्या आई है? अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया? I1, I2, I3 क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि कथन में आप लोग अभी देखे थे कि प्रवाहित धारा सबके लिए समान होती है, प्रवाहित धारा समान, लेकिन सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग। तो विभवांतर भाई साहब अलग अलग करने के चक्कर में V1, V2, V3 करिए, लेकिन प्रवाहित धारा तो सबके लिए समान है ना, तो सबके लिए क्या दिखाया गया? आई ही दिखाया गया है। ठीक है, ए बी से भी आई धारा जारी होगी, BC से भी आई ही, CD से भी आई ही जारी होगी, क्योंकि सब एक ही तार में लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे समझिएगा, इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप खुद ही सोचिए दोस्तों, आपको हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बता रहे। हमारे पास किसका चर्चा हो गया? तो ऐसे पढ़िए, प्रतिरोध यानी R का चर्चा हो गया। ठीक है, विभवांतर यानी V का भी चर्चा हो गया।
प्रवाहित धारा आई का भी चर्चा हो गया है। ध्यान से देखिएगा, प्रवाहित धारा आई का भी चर्चा हो गया है। तीनों को देखने के बाद आपको ओम का नियम याद आना चाहिए। ओम का नियम में क्या मिला था? V बराबर I इंटू आर मिला था। तो ये ओम का नियम से आगे का कार्यक्रम होगा। तीनों प्रतिरोधक में हम ओम का नियम लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से सभी लोग, ध्यान पूर्वक सभी लोग देखते रहिए। तो यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं, ध्यान से देखिए। ओम के नियम से लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? ओम के नियम से। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया ना तो 5 मार्क्स देके जाएगा, इसलिए आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा। ओम के नियम, ओम के नियम क्या होता है? V बराबर I इंटू आर से। ओम का नियम आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, V बराबर I इंटू आर से। ठीक है, तो प्रतिरोधक AB में भी लगाइएगा, BC में भी लगाइएगा और CD में भी लगाइएगा। ध्यान से देखिए कैसे लगेगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। प्रतिरोधक AB के लिए हम अभी लगाने वाले हैं। प्रतिरोधक AB के लिए, किसके लिए? AB के लिए हम लगाने वाले हैं ओम का नियम। ध्यान से देखिएगा, तो प्रतिरोधक AB में लगा रहे हो तो ओम का नियम खोजता है V बराबर I आर। तो AB में हो तो AB का विभवांतर V के जगह पे क्या लगाइएगा? V1 लगाइएगा दोस्तों, बराबर I के जगह पे क्या लगाएगा? तो I तो सबका सेम है, तो I के जगह I ही रह जाएगा, लेकिन R तो AB जो प्रतिरोधक है उसका R यानी प्रतिरोध क्या R ही लगाओगे? नहीं, R1 लगाओगे। तो ये हो गया V1 का मान I इंटू R1। किस नियम से? तो ओम का नियम जो होता है ना, V बराबर I इंटू R, उससे। फिर उसी प्रकार प्रतिरोधक BC के लिए भी यही नियम लागू होगा। प्रतिरोधक किसके लिए? BC के लिए। कौन सा नियम? V बराबर I इंटू आर। तो V का मतलब विभवांतर, तो BC का विभवांतर क्या है? तो V2 है। क्या विभवांतर है दोस्तों? V2 है, बराबर I इंटू आर। I कितना है? तो I तो सबका सेम ही है, तो I के लिए I ही लगेगा, लेकिन R जो प्रतिरोध है BC वाला कितना है? R2 है, तो यहाँ पे R2 लग गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रतिरोधक और बचा हुआ है CD के लिए। ठीक है, प्रतिरोधक किसके लिए? CD के लिए। V बराबर I इंटू आर अप्लाई कीजिएगा तो V का मतलब विभवांतर, तो CD का विभवांतर कितना है? V3 है। CD का विभवांतर कितना है? V3 है। I इंटू आर, तो I के जगह तो I ही रह जाएगा, सबके लिए सेम है, लेकिन R प्रतिरोध इसके लिए कितना है? R3 है। चलिए, और चौथा प्रतिरोध तो है मेरे पास, 3 ही प्रतिरोधक है, तो चलो V1, V2, V3 का मान निकल गया ओम के नियम से। अब आगे का क्या काम होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो V1, V2, V3 है ये विभवांतर है, और प्रैक्टिकल में इसे हम वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वोल्टेज। आप ये बताओ, V1, V2, V3 जो अलग अलग वोल्टेज मिला है, बैटरी का जो वोल्टेज रहेगा उसी का न बट करके ये मिला होगा। बैटरी जो भी होता है कुछ ना कुछ उसका वोल्ट होता है, 10 वोल्ट का बैटरी, 20 वोल्ट का बैटरी, 100 वोल्ट का बैटरी, कुछ ना कुछ तो होता है। तो बैटरी अगर जो भी वोल्ट का रहेगा वही से तो बट के मिला होगा। ध्यान से देखिएगा, यदि आगे का कार्यक्रम, यदि बैटरी जो हमारा लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है दोस्तों? बैटरी। यदि बैटरी V वोल्ट का हो तो, बैटरी कितना वोल्ट का हो? V वोल्ट का हो तो, ध्यान से देखिए, बैटरी V वोल्ट का हो तो क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे, बैटरी का वोल्टेज कितना है? V। तो भाई साहब अगर जो बैटरी V वोल्ट का है ना, तो ये जो V हुआ यही आपका V1, V2, V3 बना होगा। वोल्टेज जो है इनके सिरों के बीच का है, कितना रहा होगा? तो बैटरी का जो पावर है वही तो इसको भी बट के मिल रहा होगा, इसको भी मिल रहा होगा, इसको मिल रहा होगा। तो क्या हम बैटरी का वोल्ट अगर जो V है तो V का मान जो होगा सबको जोड़ देंगे, अगर जो V1, V2, V3, तो रिटर्न V ही ना मिलेगा। मान लीजिए बैटरी आपका 10 वोल्ट का है, कितना वोल्ट का? 10 वोल्ट का। तो भाई साहब ये ले लिया मान लीजिए 5 वोल्ट, ये बचा हुआ चीज से ले लेगा 3 वोल्ट, तो इसको कितना मिलेगा? 2 वोल्ट। तो जोड़िएगा सबको तो रिटर्न बैटरी का कुल वोल्टेज ही ना वापस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे V1, V2, V3 अलग अलग है, सबको जोड़िएगा
तो वापस किसके बराबर हो जाएगा, तो बैटरी का जो वोल्टेज है ना उसके बराबर। बैटरी का वोल्टेज क्या मान लिया गया, तो कथन में लिख दिया गया यदि बैटरी भी वोल्ट का हो तो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं यदि बैटरी का विभव भी वोल्ट हो तो। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये बस समझने के लिए है। आप लोग ध्यान से धैर्य पूर्वक देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है लेकिन आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का उठाना है तो इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब सबका देखिए दोस्तों, तबीयत मेरा खराब है फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। आपको मोटिवेशन देख करके कि आप इतने अच्छे वीडियो देख रहे हैं, पार्ट 1 से लगातार कंटिन्यू हर स्टूडेंट बने हुए हैं, तो हमको भी मोटिवेशन जाग गया है। ठीक है, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। अब सबका मान डाल देना है। भी के जगह पे कहो ये क्या डालेंगे, तो भी के जगह पे ओम के नियम भी बराबर आई आर है ना, तो वो डाल दो। भी का मान क्या है, आई आर। तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा क्या दोस्तों, आई आर। सबका मान रखा रहा है बराबर V1, तो V1 के जगह पे क्या है, I इंटू R1, I इंटू R1 प्लस V2, तो V2 के जगह पे क्या है, I इंटू R2 प्लस V3, तो V3 का मान क्या है, I इंटू R3 है, I इंटू R3 है। अब यहाँ I R ठीक ठाक है, उधर सभी में I देख रहे हैं, तो I को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि I इन तीनों में क्या चीज में, गुना में है, और गुना से हमने क्या कर लिया, कॉमन। तो भाई साहब यहां भी I गुना में, वहां भी, तो I से I बोलिए कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हमारा समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। बड़ा ही सिंपल है, तीनों के अलग अलग का क्या आया, योगफल आया है। क्या आया है दोस्तों, योगफल आया हुआ है। ध्यान से देखिए, अगर जो इसका समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकालने बोलेगा, यही आपका समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। यह समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है, समतुल्य प्रतिरोध का, किसका, समतुल्य प्रतिरोध का क्या लिखेंगे दोस्तों, व्यंजक है। यह समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। ध्यान से देखिए, यह समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है, लिख दिया जाएगा। यानी कि क्या हुआ, बड़ा ही सिंपल सा चीज आया है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी इसका मान, अगर जो पहले प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान लीजिए 5 ओम है, और दूसरे का प्रतिरोध मान लीजिए 7 ओम है, और तीसरे का मान लीजिए 10 ओम है, तो इस पूरे परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध निकालने बोलेगा तो सबको जोड़ दो। 5 7 12, 12 10 कितना हो जाएगा, 22 ओम इसका आंसर आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दम नहीं है, जब आपका न्यूमेरिकल आएगा तब। लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए एग्जाम में 5 मार्क्स का देता है। कितना मार्क्स का देता है दोस्तों, 5 मार्क्स का। तो आप लोग इतना तक प्रूफ हुआ है। ध्यान से देखिए, इसको हम हटा देते हैं, हालांकि आप लोग लिख लेना है, ठीक है, जगह नहीं इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। एक चीज और यहाँ पे लिखा जाएगा, ये तो आपका परिपथ में 3 प्रतिरोधक है तो R3 तक गया। परिपथ में और भी तो प्रतिरोधक लगे हो सकते हैं, 4 5 10 12। तो याद मान लीजिए, यदि यदि परिपथ में, यदि परिपथ में n प्रतिरोधक, कितने प्रतिरोधक, n प्रतिरोधक, n प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो n प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में लगे हैं तो, ठीक है, जगह के कारण एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध। R का जो मान होगा क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस, आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएंगे, एनवा जो प्रतिरोधक रहेगा Rn तक जाएंगे। मतलब जितना रहेगा सबको आपको क्या कर देना, सीधी सी बात जोड़ देना। 10 प्रतिरोधक रहेगा तो उसी तरह से 10 तक हम जाएंगे, R4 प्लस R5 प्लस R6 प्लस R7 प्लस R8 प्लस R9 प्लस R10 तक। इसका मतलब ये हुआ। तो ये पूरा पूरा हो गया दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अगर जो पूरा वीडियो ध्यान रख करके देखे होंगे, चीज हो सकता है एक बार में ना समझ में आया होगा तो दोबारा रिपीट करके देखे होंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा सा चीजें आ जाती है कठिन समस्या, तो उसको फिर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं इतना तक अगर जो पहुंचे हैं ना, इतना समय आप लोग पढ़ाई पे दे रहे हैं, तो आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी के स्टूडेंट हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा आएगा कि प्रतिरोधकों का समांतर क्रम समूहन किसे कहते हैं, उसके समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकालेंगे। ये था श्रेणी क्रम वाला। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।